everyone. Good morning, good afternoon and good evening dear students whenever you watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि एक बहुत ही डरावना चैप्टर लगता है. ठीक है, समझ में नहीं आता है बच्चों को. समझ में क्यों नहीं आता है वो भी मैं बताऊंगी. एंड जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन. कंप्लीट चैप्टर को हम समझेंगे कि इसमें क्या आपको पढ़ना है, मीन्स कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर में. आप क्या करते हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो कि एक बेस है उसके ऊपर टिकी हुई है. अगर आप उस बेस को समझ लेते हैं एंड उन छोटी छोटी टर्म्स को समझ लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा. लेकिन आप क्या करते हैं, सीधा ही आप जंप करते हुए पढ़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा शुरू में पढ़ा, ठीक है, अच्छे से नहीं समझा, छोटी छोटी टर्म्स हैं, जो बेस है उसको नहीं समझा एंड आप आगे निकल जाते हैं चैप्टर में. तो पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको वापस से आना पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा. ऐसा ही होता है, इसमें बार बार कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इसका जो बेस है उसको समझना होगा अच्छे से कि किसके ऊपर ये टिका हुआ है. ठीक है, उसको समझना है एंड साथ में जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना होता है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ठीक है, 2 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी क्या है एंड देन हम इनके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. एंड जो बेसिक टर्म है, जो बेस है इस चैप्टर का, उसको हम समझेंगे कि हेरिडिटी की जो मेन यूनिट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्या होती है. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी में कहाँ होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, तो उन सभी को हम समझेंगे बाद में. पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. तो इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा. पहली बात तो इसकी डेफिनेशन ही जानेंगे क्या होती है. ठीक है, कि क्या है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस क्या होते हैं. ये तो बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ट्रेड्स क्या होते हैं एंड जो मेन टॉपिक आएगा इन सब के बाद, मतलब डीएनए क्या है, जीन क्या होती है, ओके, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ओके, होमोजाइगस, अलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये क्या होते हैं. तो ये सारे के सारे टर्म्स हमें समझनी है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है. ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस किसके लिए हम यूज करते हैं, ये सब कुछ हमें समझना है. एंड इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक आने वाला है तो वो क्या होगा, मतलब जो इनहेरिटेंस है, जो हेरिडिटी है, उसके ऊपर बेस है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. इन सब के अंदर देखिए, अगर आपने इन सब को नहीं समझा, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, डीएनए क्या है, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, अलील्स क्या होते हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, अब इन्होंने ये तो बताया है कि ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये इन्होंने बताया है. तो जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो डिपेंड करते हैं इन छोटी छोटी टर्म्स के ऊपर एंड इसके अंदर भी कुछ टर्म्स आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं उन्होंने कौन से प्लांट को चूज किया, इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था. पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने. तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं किस बेस पे इन्होंने इसको चूज किया, मतलब जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, कोई प्लांट लिया, पी प्लांट. ठीक है, वो लिया. तो हमें ये समझना है कि इन्होंने इस प्लांट को क्यों लिया एंड इसके जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो इतना तो हम बता देते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया क्योंकि उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, मतलब जो पी प्लांट है उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं. तो वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें जानने कि कौन कौन से वो कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया कि एक पी प्लांट है. ठीक है, एंड उसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको चूज किया. ओके,
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने इसको चूज क्यों किया, तो इसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। ओके, एंड मेंडल यहीं पे खत्म नहीं होता है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है तो उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, तो उसके बेसिस पे उन्होंने लॉज दिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो इन्होंने देखिए, वैसे तो हम देख सकते हैं 4 लॉज हैं, लेकिन हमें 3 लॉज पढ़ने होते हैं। एक तो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इन 3 लॉज को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन इनके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझेंगे। फिर हमें समझना है क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? अब इन्होंने क्रॉस भी 2 टाइप के बताए, कौन कौन से? फर्स्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेकंड डाई हाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें क्या होता है, किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सब कुछ समझ में आएगा। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा कि जिसके अंदर एक ही ट्रेट मतलब कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेके जो क्रॉस कराया जाए 2 पेरेंट्स के बीच में। ठीक है, एक कैरेक्टर जैसे हाइट वाला कैरेक्टर है तो एक पेरेंट उसमें हाइट जिसकी टॉल है, मतलब वो टॉल है, दूसरा शॉर्ट है, तो उनको लेके क्रॉस कराया जाए। ओके, अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें 2 कैरेक्टर ऐसे चूज करे जाएं, मतलब जो कंट्रास्टिंग हो दोनों के बीच ही। जैसे कि एक कोई है टॉल वाला कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, टॉलनेस का कैरेक्टर ले लिया, दूसरा ले लिया शॉर्टनेस का मतलब ड्वार्फनेस का। एक तो ये कैरेक्टर हो गया, सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया, मतलब हाइट एक कैरेक्टर है, राइट, समझ रहे? तो उसको ही हमने 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टर से बताया है कि एक ड्वार्फ है, एक कैसा है, टॉल है। दूसरा हमने लिया जैसे कि आई कलर, तो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ओके, तो उसको भी हम ले सकते हैं। एक इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अल्टरनेट हो गए, मतलब आई कलर, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके जो क्रॉस कराया जाए वो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेके जो क्रॉस कराया जाए वो हो गया क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये इनके क्रॉस देखने हैं। बस यहां तक आपको पढ़ना है क्या, हेरिडिटी में। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार कर लीजिए, बाद में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अब सेकंड जो है हम बात करते हैं, एक और इसमें टर्म बच गई जो कि क्या है, हेरिडिटी में ही है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ह्यूमन बींग्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इसके लॉस भी हैं, इसके जो क्रॉस है मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी, इसमें से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है होता है चाइल्ड का, मतलब जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनमें किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि कब जो चाइल्ड जो होगा, जो बेबी होगा वो मेल होगा, कब वो फीमेल होगा। ठीक है, तो इनके लिए हमें पढ़ना होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि मैं आपको बता देती हूँ डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेल के ऊपर। जो मेल पेरेंट होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करा है। सब कुछ हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि एवोल्यूशन होता क्या है, तो इसकी भी डेफिनेशन जानेंगे। क्या होता है एवोल्यूशन, इसको समझेंगे। ओके, सेकंड इसके एविडेंसेस, हमें कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो एवोल्यूशन होता है कि जो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, उससे हमारे जैसे जो मल्टी सेलुलर बहुत ही डिफिकल्ट जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म कैसे बने, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल यूनिसेलुलर एक सेल ही जिनकी पूरी बॉडी है, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने, ठीक है, उसको बताता है कौन, एवोल्यूशन, कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्सिसिटी है, वो इंक्रीज होती होती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो ये होता है एवोल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, अभी हम समझेंगे। डेफिनेशन देखनी है एंड देन क्या देखना है एवोल्यूशन में आपको, कि इसके एविडेंसेस क्या हैं, हमें कैसे पता चला कि मतलब हमारा जो है, जो हम हैं वो इवोल्व होके बने हैं, मतलब हमारे जो एंसेस्टर हैं, फोर फादर हैं, वो क्या रहे होंगे। तो ये सब कुछ बताता है एवोल्यूशन, कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उनके पूर्वज किस तरीके थे, तो ये सब कुछ क्या बताता है एवोल्यूशन। तो इसके लिए हमें कैसे पता चला, तो उसको कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए हमारे पास, तभी हम बता सकते हैं। तो हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब इसके एविडेंस क्या क्या हैं, तो इसमें एविडेंसेस में हमें पहला जैसे हम देखेंगे फॉसिल्स होते हैं। तो इनमें हम फॉसिल्स किन को बोल सकते हैं, देखिए पहला एविडेंस हम पढ़ेंगे फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाखों हजारों साल पहले जो मर चुके हैं, ठीक है, जो डेड हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट या फिर एनिमल्स, तो उनके कुछ पार्ट हैं जो रिमेनिंग है, कुछ रिमेनिंग जो पार्ट हैं उनके बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि ये मतलब हम इनसे इवॉल्व हुए हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में मतलब कुछ सिमिलरिटीज होंगी हम हमारी एंड वो जो हमारे एंसेस्टर हुए, जो कि हमें एज ए फॉसिल मिले हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कि डेड रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो वो होते हैं फॉसिल्स। उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि जैसे कि हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, आप सबको पता है अपेंडिक्स, तो अब हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकती है, ठीक है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा पेन हो सकता है उसकी वजह से, एंड ये डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है, जो कि बहुत ही हम बोल सकते हैं डेंजरस हमारे लिए हो सकती है, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने सुना भी होगा अपेंडिक्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमने देखा था कि एक साइड में एक छोटी सी अपेंडिक्स निकली हुई है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, तो वो हमारे लिए वेस्ट ऑर्गन है। बट जो सेलुलोज को खाते हैं, मतलब जो हम बोल सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो है, काऊ है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब इनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए उनके खाने में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको उनके लिए हेल्पफुल है। ओके, बट ये हमारे अंदर मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनमें इनका कुछ ना कुछ काम तो रहा होगा, उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एक तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, राइट। सेकंड जैसे कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, कि जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए कि हमारी जो आई है, आईलिड है, वो कुछ इस तरीके से बंद होती है, बट उनकी कुछ इस तरीके से बंद होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मेम्ब्रेन इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब हमारे अंदर भी है ये, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी है, लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी आईज इस तरीके से बंद होती है, हमारी इस तरीके से होती है। ओके, तो ये हमारे लिए अभी कोई यूजफुल नहीं है। तो ये होगी वेस्टिजियल ऑर्गन, बट ये क्या बताते हैं, ये हमें एविडेंस देते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे फोर फादर हैं, वो ये रहे होंगे, मतलब कोई जो पीछे जो एनिमल्स हैं वो। ओके, एंड एक और अगर हम बात करते हैं, फॉसिल हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, होमोलोगस ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्या होते हैं समझेंगे।
एंड एनालॉगस ऑर्गन, ये क्या होते हैं इनको भी समझेंगे। तो होमोलोगस मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है, तो वो हो जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर किनकी हो सकती है, जैसे कि बैट होता है, ठीक है। बैट की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके जो फोर लिम्ब है, जो हाथ है, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बिल्कुल मतलब सिमिलर है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग की भी कुछ इसी तरीके की होती है, ठीक है, इसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है, बट मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है, बट क्या होता है इनके फंक्शन अलग है। ओके, कैसे? अब जैसे लिजार्ड है, उसकी भी जो फोरलिम है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर सिमिलर है। फ्रॉग की जो फोरलिम है, आगे के जो उसके पैर है, ठीक है, मतलब फोरलिम ये आगे वाले जो हमारे हाथ हैं उनके पैर हैं, ठीक है, तो वो इन सबकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, हमारी है मतलब ह्यूमन बींग्स की एंड लिजार्ड की, फ्रॉग्स की एंड जो बर्ड्स हैं उनकी, तो उनकी जो एक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बट क्या होता है कि उनके फंक्शन सबके अलग हैं। हम हमारे हाथों से उड़ते नहीं है, ठीक है। फ्रॉग क्या करता है, जंपिंग करता है। लिजर्ड क्या करती है, वो वॉल के ऊपर चढ़ती है। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ओके, इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस का मतलब है जिनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट फंक्शन फिर भी सेम है। अब स्ट्रक्चर सेम किसकी नहीं है, तो देखिए जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो हम बोल सकते हैं उनकी जो विंग्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर, एंड जो बैट है या फिर हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं टू को, जैसे कि बर्ड्स एंड जो इंसेक्ट हैं उनकी विंग्स को अगर हम देखते हैं, उनकी जो विंग्स हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन उनका एक ही काम है, क्या? फ्लाइंग करना, ठीक है। तो ये हो गए, ये भी हमें बताते हैं कि ये हमारे इंसेस्टर हैं, मतलब ये एविडेंस देते हैं। ओके, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, फॉसिल्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, तो ये हमारे हो गए क्या? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा स्पेसिएशन, ठीक है, SPECIATION, स्पेसिएशन। मतलब स्पेसिएशन का क्या मतलब है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिएशन क्या होता है, तो न्यू स्पीसी का फॉर्मेशन, कि न्यू स्पीसी कैसे डेवलप होती है, एक ही स्पीसी से अलग अलग स्पीसीज कैसे बन जाती हैं, ठीक है, मतलब स्पीसीज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मीनिंग है। तो उसको हम समझेंगे कि एक स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज कैसे बन जाती हैं, उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं, ठीक है, स्पेसिएशन पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब जो इवोल्व हुए हम, इवोल्यूशन हुआ यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मतलब यूकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनसे यूकैरियोटिक सेल्स बनी, वो कैसे, मतलब उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, ठीक है, मतलब वो इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ये आपस में कैसे लिंक्ड है, इसको हम समझेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझ में हो सकता है कम आए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको समझाएं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड ये कैसे रिलेट करता है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो इसके अंदर हमें समझने को मिलेगा कि जो सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज जो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हैं, मोटी मोटी सिमिलरिटीज की बात करें तो उनके बेसिस पे कोई ग्रुप बना दिए गए, ठीक है, एंड उन्हीं के अगर अंदर किसी के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं तो उनके एक सब ग्रुप्स भी बना दिए गए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, जो कि हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, वो भी हम समझेंगे। कहाँ से इवॉल्व हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन बींग के फुटप्रिंट मिले, तो उसके बाद ही ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ। वो डिफरेंट जो प्लेनेट्स हैं, अलग अलग जगह हैं अर्थ की ऊपर, वहाँ पे भी ये क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। ओके, तो ये था एवोल्यूशन के बारे में। इसमें एक और आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जो कि क्या है, एवोल्यूशन में ही आपको पढ़ने को मिलेगा इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, एवोल्यूशन के ऊपर। एंड जो मेंडल हुए उन्होंने काम किया था किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो काम था, जो इनका वर्क था, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेलेवेंट था, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, बट दोनों का जो काम था वो काफी रिलेवेंट था। ओके, तो जो एवोल्यूशन है उसमें हमें ये भी टॉपिक पढ़ने को मिलेगा कि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं। मतलब जो एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब है जो एनवायरनमेंट से जो हम गेन करते हैं, हमारे अंदर जो अडेप्टेशंस आती हैं वो होती हैं, तो वो क्या होती है, इनको भी हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और कुछ क्या बच गया है एवोल्यूशन में, एक और कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, एवोल्यूशन नॉट इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, कि जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि प्रोग्रेस हुई है। ऐसा क्यों, मतलब एवोल्यूशन में एंड प्रोग्रेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये एवोल्यूशन हुआ है एंड ये प्रोग्रेस हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम समझेंगे हमारे जो जैसे ही वीडियो चलेंगे, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने स्टार्ट किया था बेसिक, इसका जो बेसिक है उसको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, वापस से आ जाते हैं हेरिडिटी पे, एंड अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हेरिडिटी क्या होती है। ओके, तो यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, पहले उसके थ्रू समझते हैं एंड देन हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी की डेफिनेशन है द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो ये जो फिनोमिनन है इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। एंड एक और आपको वर्ड कभी लिखा हुआ मिलेगा जो कि क्या होगा, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है कि जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से एंड ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, राइट। अब जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है, देखिए कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा इसकी जगह प्रोजेनी, ठीक है, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, या फिर इसका मतलब होता है बेबी, समझ रहे हो। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी क्या है कि इसका मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके बेबीज, राइट। तो ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी या फिर बेबी, आप कुछ भी समझ लीजिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। समझ में आया हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये इसका मीनिंग है कि जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। एंड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्या बोलते हैं, इनहेरिट ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स। तो समझ में आया, जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं, कौन से कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स। एंड ये जो प्रोसेस है, जो फिनोमिनन है, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। समझ में आया। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो उनके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके अंदर आए हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से। ऐसा ही होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं, ना कि हम अपने पड़ोसी से सिमिलरिटी रखते हैं। समझ लो इस चीज़ को, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं। जैसे आपके पेरेंट्स की आईज ब्लू हैं, ठीक है, तो आपके अंदर हो सकता है कि आपकी आई भी ब्लू हो जाए, ठीक है, मे बी पॉसिबल कि आपकी आई भी ब्लू है। तो मतलब वो कैरेक्टर कहाँ से आया, आपके अंदर, आपके पेरेंट्स से आया। जैसे आपके पेरेंट्स का जो हाइट है, ठीक है, वो टॉल है, ठीक है, वो टॉल है, तो आप भी अगर टॉल हैं तो आपका वो कैरेक्टर कहाँ से आया, आपके पेरेंट्स से आया। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिट कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, या फिर इनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो, अब एक बात और समझनी है यहीं पे कि आपकी जो पेरेंट्स हैं आप उनसे बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं है,
कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स की, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है ना कुछ आपके खुद के भी कैरेक्टर होते हैं, मतलब कुछ अब हम लोग सभी कि अपने पेरेंट्स से भी रिजेंबल करते हैं, बट कुछ हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हमारे खुद के अपने कैरेक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, तो वो कैरेक्टर उनको हम बोलेंगे वेरिएशन। ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वेरिएशंस की वजह से, कि जब हमारे अंदर वो जो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, डीएनए के थ्रू। डीएनए पे क्या होती है, जीन्स होती है, इनको भी हम समझेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि जब ट्रांसफर जो कैरेक्टर होते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर सिमिलरिटीज आती हैं, बट कुछ हमारे स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है, समझ रहे हो। तो वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंसेस शोन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसी or the differences exhibited by offspring as compared to his parents। तो समझते हैं कि जो differences होते हैं among same species, मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम सभी एक स्पीसी के हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे अंदर भी बहुत सारे डिसिमिलरिटीज हैं, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का, बट हमारे अंदर बहुत सारी डिसिमिलरिटीज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर। जैसे कोई चाइना का पर्सन है, उसकी जो शकल सूरत है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी हाइट अलग होती है। एक अफ्रीका का कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर हम अमेरिका का ले लेते हैं, इंडिया का, तो इस तरीके से हम सबकी जो बोल सकते हैं कि बॉडी जो है एक फिजिकल जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हम सभी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से, राइट। बट हमारे अंदर भी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज हैं, जो हमारे जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, अलग। समझ रहे इस चीज़ को। तो देखिए जो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है, और हमारे जो पड़ोसी हैं या फिर आपके जो स्कूल में जो और बच्चे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप कम सिमिलर हैं। समझ रहे हो, कोई आपका फ्रेंड होगा वो बहुत टॉल होगा, कोई शॉर्ट हो सकता है, या फिर कोई कैसा हो सकता है, बिल्कुल जिसका डार्क कलर हो, किसी का ब्राउन कलर है, किसी का कैसा कलर है, किसी का वाइट कलर है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम अपनी जो एक ही स्पीसी के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, या फिर हम अपनी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स को रखते हैं, तो ये होता है वेरिएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेक्चर मैंने यहाँ पे खींच लिया है, समझ गए होंगे, आई होप आप इस चीज़ को। तो अब हम ये समझते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम उस चैप्टर पे चलते हैं जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके। तो उसमें से थोड़ा सा हम समझते हैं क्योंकि उससे ही लिंक्ड है ये चैप्टर। तो देखो जो रिप्रोडक्शन होता है, आप सबको पता है रिप्रोडक्शन वो 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये जो वेरिएशंस होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें सिंगल पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट होगा जो कि रिप्रोड्यूस करेगा, अगेन एंड अगेन डिवाइड होता जाएगा एंड अपने ऑफस्प्रिंग देता जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे आप पिक्चर पहले देख लीजिए कि जो बैक्टीरिया है तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। इसमें एक बैक्टीरिया है, देन ये डिवाइड हुआ 2 में, एंड जो 2 बैक्टीरियाज बने उनमें थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज है, बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है। एंड जो 2 बैक्टीरियाज बने वो अगेन डिवाइड होते हैं एंड अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसका मतलब जो 4 बैक्टीरियाज बन गए तो उनके बीच जो डिसिमिलरिटीज है, मतलब वेरिएशंस हैं, वो थोड़े कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसिमिलर नहीं है कि बिल्कुल ही अलग ही ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंगल पेरेंट होते हैं, तो इसमें क्या होगा, लेस वेरिएशंस होंगे, राइट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, आप सभी को पता है 2 पेरेंट, ठीक है, 2 पेरेंट्स होंगे इसमें। अब जो 2 पेरेंट्स होंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे डिसिमिलरिटीज क्यों आती हैं वो हम समझेंगे इसके बाद, समझ रहे हो। अब देखिए जो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, अब दोनों के कैरेक्टर आएंगे उसके अंदर, ठीक है। देखो जैसे ये क्या है, मेल एंड फीमेल,
टू पेरेंट होंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बेबी होगा, उसके अंदर कुछ तो इसके फादर के कैरेक्टर आएंगे एंड कुछ किसके आएंगे, इसकी मदर के कैरेक्टर आएंगे एंड कुछ क्या होगा उसमें उसकी स्पेशल खुद के कैरेक्टर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं। अब ये जो वेरिएशंस होते हैं ये अच्छे भी हो सकते हैं एंड बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये अच्छे वेरिएशन भी हो सकते हैं एंड बुरे वेरिएशंस भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं, वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो क्या होता है जिसकी वजह से ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसा कुछ तो होगा ट्रांसफर होने के लिए, तो होते हैं जीन्स, ठीक है, क्या होते हैं, जीन। तो इनके थ्रू हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जीन क्या है, जीन इज ए बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, राइट। कि जीन क्या है, जीन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, इन सबको भी समझेंगे। तो इन जीन्स के थ्रू ही हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी जो यूनिट है, एक सबसे छोटी यूनिट, वो क्या है, जीन है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि जीन कहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखिए कोई भी सेल होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, तो मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी बॉडी जो सेल ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं, आप सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड गोल्गी बॉडी होता है। तो यहाँ पे सेल की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप जानते भी होंगे। एंड इसके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस। तो हमारा मेन फोकस क्या है, न्यूक्लियस पे है, ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, यही एक तरीके से क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यहीं पे मिलती है क्या, जीन्स मिलती हैं, ठीक है। इनके अंदर भी जीन्स मिली है जो कि ट्रांसफर होती है। आप इसको अच्छे से देख लिया होगा आपने, ठीक है। ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, अब पूरा फोकस आप यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्या हो जाता है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं गुथना शुरू हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लूंगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन का क्या मतलब है, एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, ये क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस। अब ये जो कंडेंस होता है, जो इस तरीके से है, ये कंडेंस होके क्या करेगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कंडेंस होके क्या फॉर्म कर लेगा, कंडेंस हुआ, ये जितना भी मटेरियल है कंडेंस हुआ, कंडेंस होके इसने क्या बना लिया, एक रिबन शेप स्ट्रक्चर। क्या बना लिया इसने, रिबन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ रहे हो, रिबन शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। समझिए इस चीज को, ये होते हैं क्रोमोसोम्स। अब देखो ये रिबन शेप स्ट्रक्चर है, देखो इसमें ये 4 आर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ये क्रोमैटिन मटेरियल था, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से कंडेंस हो गया एंड ये स्ट्रक्चर इसने बनाया, समझ पा रहे हो। तो ये होते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको थोड़ा सा अंदर से हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम
देख लेते हैं कि क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, इनके अंदर क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं। तो पहले हम इसके अपीयरेंस देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, क्रोमैटिक्स होते हैं, क्रोमैटिक्स, राइट। ये जो बीच में है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। समझ गए इतना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखती हूँ कि बना हुआ किससे है, ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलके बना हुआ है। तो जब हम मान लीजिए इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम करके देखते हैं तो ये किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है इस तरीके की स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। तो किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन, ओके। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है क्या, क्रोमोसोम, ओके। डीएनए प्रोटीन से मिलके बना हुआ है क्रोमोसोम। अब जीन क्या होती है उस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। एंड जो जीन्स होती है वो क्या होती हैं, तो देखियो जीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक कोई स्पेसिफिक सेगमेंट हम बोल सकते हैं जिसको हम बोलेंगे जीन। समझिए इस चीज को कि ये जो हमारा डीएनए है, मैंने इसके अंदर ये क्या दिखाई है, ये क्या होते हैं, ये कुछ हम बोल सकते हैं कि इनके बेस पेयर्स होते हैं। देखो ये जो डीएनए होता है वो 2 हेलिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया एंड एक ये हो गया, एंड इसके ऊपर क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ है पूरा क्रोमोसोम। एंड जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसके ऊपर भी प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बोल सकते हैं कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए। अब देखिए ये जो डीएनए है ये बहुत लंबा है, देखो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है ये, एंड ये क्या बना है, क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए है ये बहुत ही लॉन्ग है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए होते हैं। समझ लो, स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब है जैसे कोई एक हिस्सा है वो किसके लिए, हाइट के लिए है, कोई दूसरा हिस्सा है वो किसके लिए है, हमारी बॉडी जो कलर है उसके लिए है, एक और हिस्सा है वो किसके लिए है, हमारी आई कलर को डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं एंड वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, राइट। अब ये जो फंक्शनल जो सेगमेंट है हम बोल सकते हैं, जो फंक्शनल जो सेगमेंट है वो क्या होती हैं, जीन्स होती है। इतना समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो डीएनए का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है डीएनए की फुल फॉर्म। इतना समझ में आया कि जो सेल होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उनके सबके अंदर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, एंड कंडेंस होके इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये होते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है, एंड बीच में जो है वो होता है सेंट्रोमियर, राइट। एंड ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके, राइट। अब जो डीएनए है, डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब यहाँ से हम और टर्म समझेंगे, इतना समझ गए होंगे। तो देखिए जो जीन्स होती हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, जीन क्या है, अलील क्या होती हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम समझ रहे होंगे आप। अब देखो दो, जैसे कोई भी मान लीजिए मैंने बोला ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट ये क्या हो गया, जीन हो गई। अब जीन क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जो सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम बोल देते हैं जीन। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो अब देखो जो एक जीन होती है तो वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए होगी, ठीक है।
जो जीन है वो कैरेक्टर के लिए होती है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। जैसे हमारी एक जीन है, मान लीजिए हाइट हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैरेक्टर हाइट, ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होगी, हमारे डीएनए के जो सेगमेंट होगा कोई, तो वहां पे क्या होगी, वो जीन होगी। अब जीन है तो जो जीन होती है वो एक जीन नहीं होती है, जीन क्या होगी, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी जीन की भी, ठीक है, जो कि सेम पोजीशन पे लोकेट होंगी। कहाँ पे, क्रोमोसोम में। ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है तो इसी के अंदर तो डीएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ये पार्ट है, यहाँ पे कोई सेगमेंट है जहाँ पे क्या है हमारी कैरेक्टर की जो कैरेक्टर है हाइट, इसकी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो जीन होती है इसकी 2 फॉर्म्स होंगी। समझिए इस चीज को कि जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 जीन्स प्रेजेंट होंगी। तो एक तो मैंने लिया, जैसे हाइट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जैसे एक तो हो गई टॉलनेस के लिए, दूसरी हो जाएगी ड्वार्फनेस के लिए। समझ लो, मतलब ऑल्टरनेटिव होंगी, जस्ट ऑपोजिट होंगी। 2 जीन्स मिलेंगी, किसके लिए, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन। अब जो एक पर्टिकुलर जीन है, हमें इसको 2 जीन में, मतलब इसकी 2 फॉर्म्स हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। समझ लो, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई, कौन सी हो गई, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस के लिए। तो अगर मान लीजिए टॉलनेस के लिए मैंने लिखा कैपिटल T, तो ड्वार्फनेस के लिए मैं लिख देती हूँ स्मॉल t। अब ये जो जीन्स हैं, ईच जीन बनी हुई होती है 2 मेंबर्स से, ठीक है, 2 मेंबर से मिलके बनी हुई होती है ये जीन्स। तो अब जो टॉल जीन है, टॉल, ठीक है, टॉल जो है उसके लिए टी कैपिटल T यूज करेंगे, एंड जो डॉर्फ है उसके लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। अब ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एक और इस तरीके से भी हो सकती है, कैपिटल T स्मॉल t, ओके। तो ये इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। ये कैसे जीन हो गई, एक तरीके से ट्रू हो गई, बिल्कुल प्योर है, ट्रू, ओके, ट्रू। इस चीज को समझिए। तो देखो अब मैं क्या बता रही थी कि एक जो जीन है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये। अब ये जो फॉर्म है ये भी 2 मेंबर्स से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये 2 मेंबर्स से मिलके बनी हुई होती हैं, तो इनको हम बोलेंगे, जो मेंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे क्या, अलील्स, ठीक है। तो इनको भी हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन है हमारे पास, किसकी, हाइट की, जो कि क्या है, इसके पास ये 2 अलील हैं, मतलब जो मेंबर हैं इसके, ये 2 मेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं अलील्स, ठीक है। अब ये भी कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव है, मतलब एक अगर कैपिटल T है तो दूसरा स्मॉल t हो सकता है, एंड ये इसका ये भी अलील हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t। समझिए, तो ये हो गए इसके अलील्स, ठीक है। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, आप देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला जीन क्या होती है, जीन वो होती है जो कि किसी भी जो डीएनए है उसका सेगमेंट होती है, ठीक है, एंड एक जीन एक कैरेक्टर के लिए होती है, ठीक है। अब ये जो एक कैरेक्टर है, जैसे हमारा हाइट वाला कैरेक्टर हमने लिया, तो ये जो कैरेक्टर है उसके लिए 2 फॉर्म्स होंगी, एक जीन की 2 फॉर्म्स। अब जो 2 फॉर्म्स बन गई, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ठीक है, 2 फॉर्म्स बन गई, तो उनके जो मेंबर्स होंगे, जो एक जीन है, जो एक फॉर्म है, उसमें 2 मेंबर्स होंगे, तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अलील्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, तो मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ होमोजाइगस,
जाइगस जीन या फिर अलील, या फिर इसको हम बोल सकते हैं होमोजाइगस जीन एंड हेटेरोजाइगस जीन टाइप क्या है। अब देखिए होमोजाइगस का मतलब क्या है, होमो मीन्स सेम, ठीक है, सेम। अब ये जो जैसे ये है टीटी, होमोजाइगस का मतलब हो गया कि जो जीन है, जीन के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है, मतलब इस तरीके के या फिर इस तरीके के, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अलील्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हों, सेम अलील हों, तो वो कंडीशन कैसे हो जाएगी, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ जीन, ठीक है। क्या होगी, सेम अलील इन ए जीन, ठीक है, ठीक है, इन ए फॉर्म ऑफ जीन, तो ये हो गई होमोजाइगस, ठीक है, मतलब दोनों ही मेंबर्स सेम हों, तो वो होती है क्या, होमोजाइगस कंडीशन। अब हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हुआ, हेटेरोजाइगस का मतलब हुआ डिफरेंट जिसकी अलील हो, ठीक है, जो जीन क्या रखे, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जीन, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट अलील्स इन सेम जीन, ठीक है। तो इसमें हो सकता है जैसे टी प्रेजेंट हो, या फिर हम इसको एक तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं टी, एक ही बात है। तो ये दोनों ही कैसी हो गई, मतलब डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, समझ रहे हो, डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, एंड इसमें कैसे हैं, सेम अलील प्रेजेंट है, तो ये हो गया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं जैसे कि डोमिनेंट, रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन, तो ये आपको समझ में कब आएंगी, जब आप क्या पढ़ेंगे, जो मेडल्स के जो लॉज पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसमें एक और जो टर्म है वो हमारी रहेगी, थोड़ा सा और समझना है इस चीज को। देखिए जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, सेल्स हमने 2 टाइप की सेल्स देखी है, कौन कौन सी, एक तो होती है सोमैटिक सेल, ठीक है, एंड सेकेंड होती है सेक्स सेल्स, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स यूज होती हैं वो होती है जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, एंड जो सोमैटिक जो हमारी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं वो होती हैं सोमैटिक सेल। अब ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, अब ये जो सेल्स होती हैं तो इनमें क्या होता है कि देखो जो हमने क्रोमोसोम पढ़ा, तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स, उनमें इनका नंबर जो है, हर ऑर्गेनिज्म में इसका नंबर फिक्स होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है उनमें क्रोमोसोम होते हैं 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, और हम इसको लिख सकते हैं 23 पेयर्स, समझ रहे हो, 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी आपके जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं, आपके हैंड, आपके आई, कुछ भी, ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन में क्या है, ऑर्गन किससे मिलके बनता है, टिश्यू से, टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल्स से मिलके बनता है। तो सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन किससे मिलके क्या बनाता है, क्रोमोसोम, समझ रहे हो इस चीज को। तो जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं ईच एंड एवरी सेल में वो होते हैं 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम में क्या होते हैं, मतलब 23 पेयर लिख सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं 22 पेयर्स होंगे वो होते हैं ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर XX, या फिर मेल है तो, फीमेल है तो XX,
मेल है तो 22 प्लस XY ये होते हैं मेल में। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर। तो देखिए जो सोमैटिक सेल होती हैं जो कि हमारी जो सेक्स ऑर्गन है उनसे रिलेटेड नहीं है, जो सेल्स, इतना समझ लीजिए आप, तो उनके अंदर क्या होता है वही सेल, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, ऑलवेज पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से पेयर में ही प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे मैं सारे नहीं बना सकती, यहाँ पे कितने होंगे 23 पेयर, समझ रहे हो। जब जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं हर सेल के अंदर। अब जो हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं, ये चीज ध्यान से समझिए, जो जर्म सेल्स होती हैं कौन कौन से सेल होती हैं जर्म सेल्स। अब जो मेल है उसमें क्या होगी, मेल में स्पर्म होती है, ये जर्म सेल्स ही तो है, ठीक है। एंड जो फीमेल है, फीमेल में क्या होती है, ओवा, ठीक है, या फिर ओवम बोल सकते हैं हम इसको। स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन या जो जब डिवीजन होता है, ठीक है, जब डिवीजन होता है तो क्या बन जाते हैं क्रोमोसोम। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में नहीं होंगे, वो पेयर में नहीं होंगे, मतलब इसमें ओनली 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हर सेल में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें ओवम में या फिर स्पर्म में, समझ रहे हो। इसमें पेयर में नहीं होते हैं, ये हम समझेंगे कि पेयर में क्यों नहीं होते हैं। अब देखिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है, नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है क्रोमोसोम में, तो मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो सोमैटिक सेल है उनमें 23 जो पेयर है वो किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। एंड जो इसमें है 23 क्रोमोसोम, इस तरीके से सिंगल सिंगल बनाए हैं, इसका मतलब ये पेयर में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से बना दो, ये पेयर में नहीं प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम ऐसे सिंगल सिंगल मैंने बना दिया। अभी ऐसा क्यों होता है कि पेयर में प्रेजेंट नहीं होते, ये हमें समझना है। तो देख लेते हैं, देखो पेयर में क्यों नहीं प्रेजेंट होते, तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए 23 पेयर्स, एक ही बात है, समझ लो 23 पेयर्स होने चाहिए। अब देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 ओनली 23। अगर चलो मान लीजिए ये है हमारा ओवम, ठीक है, इसके अंदर भी 23 प्रेजेंट। अगर मैं मान लेती हूँ चलिए कि पेयर में प्रेजेंट है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं पेयर में प्रेजेंट है, तो 23 ये हो गए एंड 23 पेयर ये हो गए, तो मतलब हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 इंटू 2 कितने पेयर, 6 4, मतलब 46 पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, कितने हो गए, इसको भी डबल करके देखिए, कितने हो गए 92 क्रोमोसोम ईच पर्सन। इनका जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे अगर ये क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मतलब 92 अगर क्रोमोसोम नंबर हो गए, इसका मतलब वो कुछ और ही बन जाएगा, ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी सेक्स सेल होती हैं उनमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स मिलती हैं। ये क्या है, स्पर्म, ओवम, ओके, क्यों, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं XX एंड XY एंड XX, मतलब चलिए छोड़िए, इनको हम बाद में समझेंगे। तो मतलब जो 23 क्रोमोसोम
यहाँ से आएंगे एंड 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे, तो टोटल जो जाइगोट हमारा बनेगा, ठीक है, जाइगोट मतलब जो बेबी होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो मतलब ये जो बेबी होगा, जो जाइगोट बनेगा, वो ह्यूमन बीइंग का ही जाइगोट फॉर्म होगा। अगर ये नहीं हो तो वो कुछ और ही फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे इस चीज को? तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे कि जीन क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, अलील क्या है, एंड जीन क्या होती है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। समझ पा रहे हैं सारी चीजें? ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड इससे आगे हमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।